नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात कोलकाता की, जहां डॉक्टर्स रेप मर्डर मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन और हड़ताल पर कायम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के आदेश दिए थे, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कल एक बैठक के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, इसलिए उनका काम बंद आंदोलन जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य सचिव और डीएचई के खिलाफ इस्तीफे की मांग भी की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी डॉक्टर्स के काम पर लौटने की अपील की थी। तो इसी मामले में दूसरी तरफ ममता बनर्जी की कोशिशें कि हालात जल्द संभलें। उन्होंने पूजा की तैयारियों पर लौटने के बयान पर भी सवाल खड़े हो गए। पीड़ित परिवार में डॉक्टर्स के माँ पिता का कहना है कि हमारे यहाँ तो अब ये त्यौहार नहीं मनेगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल सरकार हालात सामान्य बनाने की उम्मीद में है, लेकिन डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस नहीं ली है। तो ममता बनर्जी ने भी जूनियर डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की थी। कहा कि घटना को 1 महीना हो गया है, सीबीआई जांच कर रही है, अब दुर्गा पूजा आने वाली है, सबको काम पर लौटना चाहिए। প্রতিদিন রাতে আপনারা যদি রাস্তায় থেকে অনেক মানুষ তো ডিস্টার্ব হয়, অনেক এলাকায় অনেক বয়স্ক মানুষ আছে, মাইক লাগালে তাদের ঘুমের অসুবিধেও হয়, যার জন্য নিয়মও আছে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের। 10টার পর মাইক বাজানো যাবে না বা এত স্পিডে মাইক বাজাবেন তার বেশি বাজানো যাবে না। তা সত্ত্বেও আমরা সব ছেড়ে দিয়েছি। 1 মাস তো হয়ে গেল, আজকে 9 তারিখ, 1 মাস 1 দিন, 31শে মাস গেছে। আমি অনুরোধ করব পুজোতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন, আর সিবিআইকে বলবো তাড়াতাড়ি বিচারের ব্যবস্থা করুন। और इस बीच मृतक डॉक्टर के घर वालों ने कहा है कि वो अब ये त्योहार कैसे मनाएंगे। সব দেশের মানুষ যদি ভাবে যে উৎসবে ফিরবে, কিন্তু দেশের মানুষ তো আমার মেয়েটাকে নিজের পরিবারের মেয়ে ভাবছে। তারা যদি পারে ফিরতে, আমার কিছুই বলার নেই। वही सीधे चलते हैं अपने संवाददाता सौरभ गुप्ता के पास कोलकाता में। सौरभ, डॉक्टर्स अपनी हड़ताल उन्होंने वापस नहीं ली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। तो ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति कोलकाता की है। हम देख सकते हैं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल इतने दिन से जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की थी तो उन्होंने डॉक्टर्स को भी आदेश दिया था कि वो भी अपने काम पर लौटें, क्योंकि इससे भी मरीजों का बहुत नुकसान हो रहा है। सीबीआई की टीम भी जांच में लगी हुई है। क्या कहते हैं सौरभ, आइए सुनते हैं। जी सौरभ, वहाँ से क्या अपडेट इस समय? अपडेट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं और उनके साथ जो बाकी लोग भी यहाँ पे शामिल हुए हैं, डॉक्टर्स काम पे जाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ना मानते हुए डॉक्टर्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत ही क्लियर था कि 5 बजे तक आपको काम पे लौटना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब स्लोगन्स या अनाउंसमेंट्स कर रहे थे तब बता दिए हैं कि वो यहाँ पे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और काम पे लौटने से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन्होंने इनकार कर दिया है। हालांकि इनके मांग है न्याय और उनके जो एक कॉलीग को उन्होंने बहुत ही एक बेरहमी से जिनका रेप और मर्डर हुआ, उनके लिए न्याय की मांग में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इन्होंने अब ये मांग ये भी रख रहे हैं कि जो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स है उनका इस्तीफा और कुछ दिन पहले पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा का मांग भी इन्होंने रखे थे। लेकिन जी तो सौरभ, क्या राज्य सरकार कुछ एक्शन उन पे ले सकती है? बहुत मुश्किल होगी राज्य सरकार के लिए एक्शन लेना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर विरोध एक तरह से उनके आदेश को नहीं मानते हैं, क्या कुछ इन जूनियर डॉक्टर्स पर एक्शन लिया जा सकता है? तो वो सीबीआई को करना पड़ेगा, वो अब पुलिस के हाथ में नहीं है। और रही बात पुलिस कमिश्नर की रेजिग्नेशन या ऐसे रेजिग्नेशन, इस पर सरकार क्लियरली ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने कल बोल दिया है कि पुलिस कमिश्नर खुद आए थे
अपने इस्तीफा देने के लिए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि क्यों उन्होंने पुलिस कमिश्नर को अपने पोस्ट पर रखा है। उनका ये था कि पूजा आ रहा है और पूजा में लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस कमिश्नर को पोस्ट पे रखा गया है। हालांकि साथ साथ उन्होंने डॉक्टर्स के लिए ये भी बोला कि आप देखिए पूजा आ रहा है तो आप फेस्टिविटी जो है उत्सव पे वापस आइए, और इसको लेकर यहाँ पे डॉक्टर्स की तरफ से एक शार्प रिस्पांस मिला है। लेकिन प्रोटेस्ट इनकी जारी है, प्रोटेस्ट रुके नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 5 बजे काम पर लौटने का, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ना मानते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा है। अब ये जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे साथ इस समय हैं कोलकाता से डॉक्टर सौरभ दत्ता, अध्यक्ष हैं एक्शन कमेटी के, और साथ ही डॉक्टर दिलीप कुमार दत्ता, अध्यक्ष हैं IMA के पश्चिम बंगाल से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों डॉक्टर्स हैं, हड़ताल वापस नहीं ली है। डॉक्टर दत्ता, अगर आप बताना चाहें कि ठीक है मांगों की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था, मरीजों का भी नुकसान हो रहा है, कैसे देखें इसे सर? हेलो जी। टू मच साउंड सर, ये मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ सर, डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस नहीं ली है, बहुत मुश्किल परिस्थिति है वहाँ पर इस समय मरीजों की लिए भी, आप क्या कहेंगे? IMA का जो हम लोग IMA के प्रेसिडेंट है, हमारा ये है, वी आर ऑलवेज विद द योर डॉक्टर्स। नाउ व्हाटएवर they decide, we will to follow, and we have got the action committee of 7 doctors are there in IMA Bengal. We will take our next action. I think Shorob is there. We will take all the action. What will the next step? We are always with our doctors. We are always with the justice. We are always with we'll find out who is guilty for this massacre. So IMA is only with them, and to help each and everyone to find out the real culprit, who is the real culprit, and for that we have to find out. बिल्कुल सर, So वो तो CBI IMA की जांच हो रही है, is बिल्कुल only with आपने them. We are कहा planning जी our next course, madam. बिल्कुल। तो मैं मानूं अब डॉक्टर सौरभ दत्ता आप अब हमारे साथ जुड़े हैं, आप ज़रा ये समझाइए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आपको आदेश दिया था लौटने के लिए, लेकिन क्यों नहीं आप लोग वापस लौट रहे हैं? क्योंकि CBI तो अपनी जांच कर रही है। नहीं, देखिए आप थोड़ा गलत क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं। ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज नॉट द फ्रंट रनर इन दिस मूवमेंट. वी आर सपोर्टिंग आवर जूनियर्स. दिस इज द डिसीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट. However, yesterday we gave a press release जिसमें हम लोग क्लियरली बताया था कि हम लोग रिक्वेस्ट किया था एटलीस्ट इमरजेंसी सर्विस उन लोग करे या उनका ऊपर छोड़ा था. But we are very much clear in our stand that whatever decision junior doctors front will take, IMA will give unconditional support to this. Why? Because our brothers and sisters are fighting for 2 reasons. One, they need a quick investigation so that our sister who has lost her life few days back, brutally murdered, she will get justice. And so for that reason we need a quick investigation and quick punishment to the criminals who have done this. However, until now CBI has not shown that swiftness in this regard, and we are not at all happy the way investigation is going on. Secondly, उनका दूसरा मांग है कि वेस्ट बंगाल में जो हेल्थ सिंडिकेट चल रहा है, जिसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सो कॉल्ड नोटोरियस नॉर्थ बंगाल लॉबी, उसको तोड़ना है फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट so that such incident will never happen. We have to ensure such incident will never happen in future. अभी तक गवर्नमेंट से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं स्टेप लिया गया है जिसमें वो ये जो ड्रास्टिक स्टेप जो हम लोग मांगते हैं, चाहे वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो
हमारा जो मेडिकल काउंसिल है, चाहे वो हमारा जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है, जिसमें ये सिंडिकेट हर तरफ छाए गए हैं, इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट से भी अभी तक कोई स्टेप नहीं ऐसा सामने आया है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात आप सुप्रीम कोर्ट में भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार है, आप जांच के लिए सीबीआई को कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े कदम के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर्स वापस लौटें, उनकी तमाम सारी मांगे मानी जाएंगी। I cannot means comment on Supreme Court's verdict. We have absolute highest regards on Supreme Court, and at the same time, we all have to obey this. Again, Indian Medical Association is not part of this decision. Clearly, I am telling you. But at the same time, Supreme Court has told the doctors that they should join at 5 o'clock today. But our brothers and sisters, they have decided not to join. And in this regard, the Supreme Court verdict is that if they are not joining, then the state government can take action against them, where Supreme Court will not say anything. In this regard, we can say that the state government till date they have not shown any interest. ठीक है, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन वाकई काम पे लौटे, क्योंकि बहुत मरीज ऐसे हैं जिनको आप लोगों की ज़रूरत है, लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन आपकी अपनी मांगे हैं जो उम्मीदें लोग सुन रहे होंगे। तो डॉक्टर्स का यहाँ पर ये कहना है कि एक तो सीबीआई की जांच जल्दी हो और एक सिंडिकेट चल रहा है उस पर लगाम कसी जाए। बहरहाल ये तमाम मांगे डॉक्टर्स की हैं और वो अपनी स्ट्राइक हड़ताल पर अटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक और महिला के बलात्कार की खबर आ रही है। एयरफोर्स की एक महिला अधिकारी ने अपने सीनियर के खिलाफ रेप का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। दोनों श्रीनगर के एक ही इलाके में तैनात हैं। इस बारे में एनडीटीवी के सवालों पर एयरफोर्स ने कहा है कि उनको इस मामले की जानकारी है। इस मामले में स्थानीय थाने ने एयरफोर्स से संपर्क भी किया है। एयरफोर्स इस मामले में हर तरह के स्थानीय प्रशासन का सहयोग कर रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास, और नीता शर्मा हमारी संवाददाता भी हमारे साथ हैं। नीता, बहुत दुखद है ये कि अगर एयरफोर्स में इस तरह की बात सामने आई है, आपके पास क्या डिटेल्स? 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। ये जो महिला है, ये फ्लाइंग ऑफिसर है, इसने सीनियर अपने के अधिकारी के खिलाफ ये आरोप जो है लगाया है। उसने जो एफआईआर उसमें लिखा गया है कि गिफ्ट कलेक्ट करने के बहाने उसने अपने कमरे में उसको बुलाया था, वहाँ पे उसके साथ बदसलूकी की थी। बडगाम पुलिस में अब जो केस है धारा 376/2 के तहत जो है केस रजिस्टर भी कर लिया गया है। लेकिन इंसिडेंट के बाद का जो सफ़र था, जो 5-6 महीने उसे लगे एफआईआर करवाने में, वो और ज़्यादा दुखद था। उसका कहना है कि जब वो ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहती थी अपना मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी उसको काफ़ी देरी हुई। उसके जो पर्सनल कम्युनिकेशन विद अदर पीपल थे उनको भी स्कैन किया जाता था, और साथ में जो उसे एक कोऑपरेशन मिलना चाहिए था, वो कोऑपरेशन उसे अथॉरिटी से नहीं मिला। लेकिन अब जो है बडगाम में ये केस जो है वो रजिस्टर हो गया है, और साथ में ये जानकारी ये भी मिल रही है कि इंस्पेक्टर रैंक जो हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन को, अब क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एयरफोर्स के ऑफिसर्स, 2 ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ आरोप है, और जो पीड़िता है वो भी एयरफोर्स की ऑफिसर है। तो ये सेंसिटिव मैटर है, इसलिए एक स्पेशल रैंकिंग ऑफिसर्स को भी तैनात किया गया है इस मामले की जांच करने के लिए। निधि, बिल्कुल राजीव, आपसे, क्योंकि हमारे सेना बल में इस तरह की अगर ये बात सामने आई है, बहुत दुखद है। और जिस तरह से नीता बता रही थी कि जो कुछ महीने लगे उस महिला को अपनी बात सही पटल तक पहुंचाने के लिए, उसमें उसको इतनी परेशानी हुई, और जो वाकया हुआ वो तो था ही इतना चिंताजनक। देखिए, बहुत दुखद है, और खास तौर से ऐसी जब घटनाएं वायुसेना के अंदर होती है और इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो वायुसेना की छवि को काफी धक्का लगता है। और उससे ये भी लगता है कि वायुसेना के अंदर जो इंटरनल रिहर्सल मैकेनिज्म होता है, यानी जो आंतरिक जांच होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। और महिला जो फ्लाइंग ऑफिसर जो आरोप लगा रही थी, उसके आरोप में जो कार्रवाई होनी चाहिए तो उस वक्त वो नहीं हुआ, और यही वजह को बाहर आके, मतलब सिविल में आके एफआईआर दर्ज कराती है। अगर वायुसेना के अंदर जो आंतरिक जांच हो रही थी
और उस जांच का नतीजा कुछ इस तरह का होता कि महिला को संतुष्ट किया जाता, जो उसने आरोप लगाया है, जो उसने बातें कही है, तो वो समझा जा सकता था। कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट नहीं किया गया और यही नतीजा था कि बाहर आकर निकली। और जिस तरह के एफआईआर में महिला ने बात की है, वो हम टेलीविजन में कम से कम नहीं बोल सकते, जिस तरह के शब्द उसमें इस्तेमाल किए। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत वायुसेना की छवि को बहुत ज्यादा धक्का लगा और कम से कम आज के हालात में इस तरह की चीजें कम से कम नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आप दोनों का इस अपडेट के लिए। लेकिन वाकई में बहुत दुखद है जब वायुसेना में एक महिला अधिकारी को इस तरह का अपने सीनियर पर वो आरोप लगा है, और किस मुश्किल से ये महिला अधिकारी निकली होंगी ये हम सोच ही बता सकते हैं। बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। देश की बात में बात अब मणिपुर की, जहां राजधानी इम्फाल समेत 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और थौबल में कर्फ्यू लगाया गया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था और लगातार हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया। अगले आदेश तक ये लागू रहेगा, हालांकि ज़रूरी सेवाओं को छूट रहेगी। राज्य में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार रात यानी कल राजभवन में भी पत्थरबाजी की गई थी। महिलाओं ने ड्रोन हमले के विरोध में मशाल जुलूस भी निकाला था। कहा जा रहा है कि डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने के लिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों छात्र पूरी रात ख्वारीमंद बांध मार्केट में जमे रहे। आज भी कुछ जगह आगजनी हुई। और अब बात जम्मू कश्मीर की। चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। इस बार विधानसभा चुनावों में कई ऐसी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं जिनका इस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। कई ऐसी भी हैं जो चुनावी मैदान में पहली बार उतरी हैं। निर्दलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। देखिए खास रिपोर्ट। इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में हैं, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं? वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आती है? पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती का ये बयान घाटी के सियासी माहौल में कोई नया नहीं है। ऐसे आरोप लगभग हर पार्टी न सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवारों पर बल्कि उन दलों पर भी लगाती रही है जो जम्मू कश्मीर के चुनावों में पहली बार उतरे हैं। वैसे एआईपी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से इनकार करती है। किसी को ए टीम कहा जाता है, किसी को बी टीम कहा जाता है। कल को शायद हमें भी कोई जो वो प्रॉक्सी कहे, लेकिन देखिए हमारा जो अपना स्टैंड है वो हम किसी के साथ कोई हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है, किसी के खिलाफ हम नहीं निकले। हम एक अल्टरनेटिव के तौर पर निकले, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि आइए आज आप हमारा साथ दीजिए। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, सब हर किसी को देखा, पीडीपी को भी देखा। तो आज आप हमारे साथ आइए, हम एक चेंज के साथ हैं। हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, हमारे पास कोई पावर प्रोटोकॉल नहीं है। वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, हम इस नेपोटिज्म के खिलाफ है। हम एक करप्शन फ्री गवर्नेंस चाहते हैं जहाँ पे फ्री और फेयर जो है वो डिसीजन लिए जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। तो हम उस चीज़ के लिए निकले हैं। बाकी कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करे, कुछ और खड़ा करे, हमारी जो सियासत है वो सदाकत की सियासत है, सच की सियासत है और हक की सियासत। इस बार 38 राजनीतिक दल राज्य के चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कई ऐसे हैं जो इससे पहले कभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़े। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें 44% उम्मीदवार निर्दलीय हैं। कुल 485 दाखिल नामांकनों में 214 निर्दलीय हैं। पहले चरण में 122 और दूसरे चरण में 92 हैं। 2024 के मुकाबले 2014 में निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की कुल संख्या 278 थी और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 87 यानी 31% थी। इससे पहले 2008 में 190 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब भी मैदान में कुल 518 उम्मीदवारों में से वो केवल 37% थे।
आंकड़े दिलचस्प कहानी नहीं बताते हैं। कहानी बताते हैं कि जो श्री गुफवारा बिजवारा है, जो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है डिलिमिटेशन के तहत, वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट जो है वो खड़ा नहीं हुआ है। वहाँ से पीडीपी की जो मुखिया हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं और वहाँ से कोई इंडिपेंडेंट जो है वो खड़ा नहीं हुआ। हालांकि अगर आप चुनाव आयोग के अफसरों से बात करो तो उनका कहना है कि पहले वहाँ से जमात ने ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो भरे थे, लेकिन फिजिकली सबमिट करने वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। इस बार लगभग 35 साल बाद जमाते इस्लामी भी चुनाव लड़ रही है। उसे भी दिल्ली की सियासी चाल के तौर पर देखा जा रहा है कि हमारे असेंबली मेंबरान जो भी हों, जिस पार्टी के हों, उन्हें लोगों को समझाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए, उनके घर जाना चाहिए। कोई लीडर नहीं बनना चाहिए, रूट लेवल पर काम करना चाहिए। तब बीजेपी क्या होती है। और भी कोई पार्टी आई यहाँ कदम नहीं जमाएगी। जब लोग खुश थे, अब अगर कोई शख्स वही नाराबाजी करेगा, वही बांगड़ा करेगा, वजीर आला होकर भी नाच नगमा करेगा, तो लोगों को वर्गलाएगा, तो बीजेपी खुद ही कामयाब हो जाएगी। इसमें क्या है, अच्छा काम करेंगे तो उनके ही लोग साथ देंगे। वैसे दिलचस्प ये भी है कि उमर अब्दुल्ला के मुकाबले 7 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें जेल में बंद आतंकी सर्जन बरकती भी शामिल है। साबित हुआ कि ये लोग किसी और मकसद से मैदान में नहीं उतरे हैं। इनको उतारा गया है और उतारा गया है सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाने के लिए। वो मैं, आपका जो नामजद उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मरकज की साजिश के तहत मुझे हराने के लिए इन लोगों को मैदान में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये निर्दलीय जम्मू कश्मीर की सियासत में किंग मेकर का काम करेंगे या फिर बड़े दलों का खेल बिगाड़ेंगे? इसका फैसला 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। श्रीनगर से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बात अब हरियाणा में विधानसभा चुनावों की। यहाँ चुनावी जंग का असर घरों परिवारों के भीतर देखा जा रहा है। हरियाणा में चौटाला परिवार सियासी तौर पर काफ़ी मजबूत माना जाता है, लेकिन इस बार दूसरी राजनीतिक पार्टियों से मुकाबला करने के बजाय परिवार के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत के दावेदारी की ऐसी जंग छिड़ी है कि कहीं दादा पोते के बीच मुकाबला चल रहा है तो कहीं चाचा भतीजे आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए सिरसा से ये रिपोर्ट। सिरसा के डबवाली विधानसभा में जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। चौटाला परिवार की परंपरागत सीट रही डबवाली विधानसभा से इस बार दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय चौटाला की मां नैना चौटाला यहां से 2 बार लगातार चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार उनके बेटे दिग्विजय चौटाला अपने ही चाचा आदित्य चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी लड़ाई में दिग्विजय चौटाला को आजाद समाज पार्टी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद का साथ मिला है, लेकिन उनके अपने चाचा अभय चौटाला और आदित्य चौटाला विरोध में हैं। कोई भी चुनाव हो उसमें चुनौती रहती है, सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, सब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और डबवाली हमारा गृह क्षेत्र है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में घर के और खून के रिश्ते घर तक सीमित होते हैं, राजनीतिक रिश्ते जो है वो जनता से बनाए जाते हैं। दिग्विजय चौटाला का चुनाव प्रचार करने चंद्रशेखर आजाद डबवाली पहुंचे हैं। वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे चाचा आदित्य चौटाला को अपने भाई इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला और पंजाब के बादल परिवार का समर्थन मिला है। आदित्य चौटाला 10 साल तक बीजेपी में रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट काटा तो वो बागी हो गए। अब इनेलो के टिकट पर भतीजे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में हैं। अब डबवाली की सियासी लड़ाई तय करेगी कि देवीलाल चौटाला का असली वारिस यहाँ से कौन है। मेरा तो बहुत प्यारा है, वो मेरा छोटा भतीजा है। मुझे अब अपने से छोटे भतीजे बहुत प्यारे हैं और मतलब हाँ गोद में खिलाया, बहुत साथ रखा है। वो कह रहा है कि अबे चौटाला में घमंड है, आम लोग नहीं कह रहे, उसकी आपको जानकारी नहीं है। उसके पिता अजय चौटाला यहाँ से एमएलए थे,
2009 में, 2014 में उसकी माता एमएलए थी नैना चौटाला। जब 2019 में चुनाव लड़ा वो यहाँ से भाग गए, हल्का छोड़ गए, उन लोगों को छोड़ गए जिन लोगों ने उनके पिता को जिताया, उनकी माता को जिताया। आज तक कभी भी उनके पिता 5 साल जीतने के बाद लोगों में नहीं आए। किसी ने अजय चौटाला को 5 साल एज एमएलए इस हल्के में नहीं देखा, किसी ने 5 साल नैना चौटाला को इस हल्के में नहीं देखा। लेकिन चौटाला परिवार के अंदर की सियासी लड़ाई यही नहीं रुकी है। यहां से 40 किलोमीटर दूर रानिया विधानसभा में चौटाला परिवार के दादा पोते एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रहने के बाद जब उनका टिकट कटा तो रंजीत चौटाला अपने ही पोते के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। रंजीत चौटाला के सामने आईएनएलडी सुप्रीमो अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। रंजीत चौटाला कहते हैं कि अर्जुन चुनाव भले ही लड़ रहे हों लेकिन उनको जीतना नहीं है। अभी मेरे जो पीछे चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें ये इशू आया था कि देवीलाल फैमिली के 3 खड़े हो रहे हैं। मैं खड़ा था, 2 हमारी पुत्र वधुएं सामने खड़ी थी, बच्चे थे घर के, खड़े हो गए। मुझे 5 लाख 9 हज़ार है, उन्हें 22 हज़ार वोट आए। तो लोग तय करेंगे ना किसको देंगे। देवीलाल के नाम का वोट बैंक है, किसको ट्रांसफर होगा लोग करेंगे। हम सामाजिक कोई रिश्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चुनाव लड़ने के बाद में फिर हम इकट्ठे ब्याह शादियों में सब इकट्ठे होते हैं। वैसे तो कई सालों से चौटाला परिवार के कई सदस्यों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। देवीलाल की पार्टी इनेलो के 2 फाड़ होने की वजह भी यही रही है। चौटाला परिवार के सियासी रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्वर्गीय देवीलाल चौटाला भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। फिर उनके पोते दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं। ये जो कोठी आप देख रहे हैं, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला रहते हैं और इस कोठी के ठीक बगल में इनके जो बाबा हैं, दादा हैं यानी रंजीत चौटाला, उनकी कोठी है। और यहाँ से बामुश्किल 2 किलोमीटर दूर अभय चौटाला की कोठी है। आसपास ये परिवार के लोग रहने के बावजूद जो सियासी दूरियां हैं वो हरियाणा की राजनीति को लेकर खासी गहरी हैं। सिरसा से राजेंद्र संधू और रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 वो स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखते। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि देश में हुआ आम चुनाव निष्पक्ष नहीं था। यदि निष्पक्ष होता तो भाजपा को 240 सीट नहीं मिलती। ये चुनाव नियंत्रित था। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल जब भी बाहर जाते हैं हंगामा खड़ा करते हैं। दुष्यंत कुमार जो बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे, उनकी एक रचना है, एक पंक्ति, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो फितरत है कि ये तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने इसको थोड़ा दूसरे प्रकार से समझ लिया है। जब भी मैं विदेश जाऊंगा हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है। अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है
कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया। बात अब करते हैं उत्तर प्रदेश की। बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। अब तक 5 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। एक भेड़िए की अभी फिलहाल तलाश जारी है। इन भेड़ियों ने अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है, जिनमें बच्चे भी हैं। 4 भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके थे, लेकिन 2 भेड़िए लगातार इलाके में आतंक मचाए हुए थे। 2 बच्चों पर हमला भी हुआ। एक माँ बेटी को भी कल गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। देखिए, 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है, जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। और उधर आपको बता दें, भेड़ियों का ये खौफ मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। यहाँ के सीहोर जिलों में रेहटी तहसील के सिगोनिया पंचायत में एक सियार ने 2 लोगों पर हमला किया। ये घटना कल शाम 5 बजे हुई, जब पीड़ित पंचायत भवन के पास बैठे थे। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों को इलाज के लिए नर्मदापुरम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दिन सुबह सकलनपुर में भी एक सियार ने 5 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सियारों के अचानक बढ़ते हमलों ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है, जिससे स्थानीय प्रशासन को चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने राजधानी क्षेत्र में पोल्यूशन की समस्या पर नकेल कसने के लिए 100 चुने हुए पेट्रोल पंप्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस विशेष कैमरे लगाने की फैसला किया है। एआई वाले इन कैमरे की मदद से ये पता चल पाएगा कि पेट्रोल पंप पर आने वाली गाड़ियों के पास वैध पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है भी या नहीं। जिन गाड़ियों के सर्टिफिकेट नहीं होंगे, उन गाड़ी मालिकों को सूचित किया जाएगा कि वो अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट जल्द बनवा लें, और ऐसा ना करने पर चालान होगा। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25 पेट्रोल पंप को चुना है, और वहां पर ये विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमरास लगाए गए हैं। और इन कैमरेज की मदद से जब भी पेट्रोल पंप पर कोई गाड़ी आती है तो उसके नंबर प्लेट को पहले स्कैन किया जाता है, और नंबर प्लेट को स्कैन करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि इस गाड़ी के पास वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर उस गाड़ी के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है तो उसके मालिक को एसएमएस के ज़रिए, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए सूचित किया जाता है कि आप अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट जल्दी रिन्यू करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते एक तय समय सीमा में, तो उन्हें चालान जारी किया जाता है पोल्यूशन का। जैसे आमतौर पर किसी भी ट्रैफिक के वायलेशन के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालान जारी किया जाता है। और अब ये तय किया गया है कि इस तरह के जो कैमराज हैं वो अब 100 पेट्रोल पंपों पर दिल्ली में लगाए जाएंगे, और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमराज होंगे, और इनकी मदद से पेट्रोल पंप पर जो भी गाड़ी आ रही है उसके नंबर प्लेट को पहले स्कैन किया जाएगा, और नंबर प्लेट स्कैन करने के बाद ये पता लगाया जाएगा दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा कि इसके पास वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट उस गाड़ी के मालिक के पास नहीं होगा तो उसे पहले ये चेतावनी दी जाएगी कि वो एक तय समय में अपना पोल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू करा ले, उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट बनवा ले। अगर वो तय समय में ऐसा नहीं करते तो उन्हें चालान जारी किया जाएगा, जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा किसी भी ट्रैफिक वायलेशन के लिए चालान जारी किया जाता है। दिल्ली के पंचशील पार्क से मेरे कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।